हेलो एवरीवन। अब जो है हम वैवाहिक अनुतोष में जो है अब हम शुरू करते हैं पढ़ना जो है तलाक के बारे में। ठीक है। अगर तलाक से रिलेटेड सेक्शन के बारे में अगर हम देखें तो सेक्शन 13 से लेके सेक्शन 15 तक के प्रोविजन जो है तलाक से रिलेटेड प्रोविजन है। ठीक है, जिसमें तलाक के बारे में बताया गया है, म्यूचुअल कंसेंट से तलाक के बारे में बताया गया है और तलाक अल्टरनेटिव प्रोसीडिंग के बारे में बताया गया है डाइवोर्स से। और इन सब चीज़ों को जो है अब हम जो है विस्तृत तरीके से पढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैं इस एक्ट को पढ़ाते समय 3 भागों में इसको बांटूंगा। पहला मैरिज की कंडीशन, सेकंड जो है डाइवोर्स, थर्ड जो है इसके जुरिडिक्शन कोर्ट के समझ लीजिए, या फिर जो है एक तरीके से इसमें जो है भरण पोषण के जो राइट्स मिले हैं उनके बारे में इसको थर्ड पार्ट में पढ़ाऊंगा। तो अब जो है मैं शुरू करता हूँ पढ़ाना डाइवोर्स। तो डाइवोर्स के बारे में देखें अगर तो सेक्शन 13 जो है डाइवोर्स के बारे में बात करता है। सेक्शन 13 का प्रोविजन जो है इसमें बताता है कि वो बेसिस दिए गए हैं जिसके बेसिस पे जो है डाइवोर्स जो है केस फाइल की जा सकती है। तो इसमें जो है सेक्शन 13 सब क्लास 1 और सेक्शन 13 सब क्लास 1 का 1A जो है ये बताता है, खंड ए 1A बताता है कि इसमें कौन कौन से वो आधार है जो पति और पत्नी दोनों को मिले हुए हैं। तो पति और पत्नी को मिले हुए अधिकार, दोनों को मिले हुए अधिकार है जारता, क्रुएल्टी। इसको मैंने पहले बता भी चुका हूँ इन बेसिस को, जब मैं पढ़ा रहा था सेक्शन जुडिशियल सेपरेशन पढ़ा रहा था, विवाह की पुनर्स्थापना पढ़ा, वहां पे इन सब आधारों को बता चुका हूँ। तो अब देखते हैं ये कौन से आधार है। ठीक है, जारता, क्रूरता, अभित्यजन, धर्म परिवर्तन, मानसिक विकृतता, यौवन रोग, संसार परित्याग, 7 वर्ष से अधिक तक लापता और न्यायिक पृथककरण और दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिग्री का पालन न होता। मतलब कि वो न्यायिक पृथककरण में रह रहे हैं और 1 साल से अधिक तक न्यायिक पृथककरण में रह रहे हैं तो उनको भी डाइवोर्स लेने के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। और इसी का जो है सेक्शन 13 का ही जो है सब क्लास 2 बोलता है, उसमें 4 आधारों को बताया गया है जो केवल पत्नी को प्राप्त है। क्या है, कौन कौन सा आधार है वो? द्विविवाह, अप्राकृतिक मैथुन, भरण पोषण की डिग्री और यौवन का विकल्प। मतलब अगर उसका पति दूसरा विवाह करता है तब उसको तब डाइवोर्स लेने का अधिकार है, या तो फिर अप्राकृतिक रिलेशन बनाता है तब भी महिला को जो है अधिकार प्राप्त है डाइवोर्स लेने का। फिर भरण पोषण की डिग्री होने पर उसको भरण पोषण नहीं मिलता है तब भी जो है उसको अधिकार है कि वो डाइवोर्स ले ले, और यौवन का विकल्प। ठीक है, अब जो है ये तो सेक्शन 13 के बारे में बात हुआ। अब अभी हम सेक्शन 13 को विस्तृत पढ़ने से पहले और भी डाइवोर्स के जो प्रोविजन है उनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, सेक्शन 13A जो है ये बात करता है अल्टरनेट रिलीफ इन द डाइवोर्स प्रोसीडिंग। मतलब कि एक डाइवोर्स की प्रोसीडिंग में एक मतलब एक वैकल्पिक अनुतोष। कहने का मतलब ये है कि जब कभी कोर्ट के पास जो है जब केस फाइल हो तो वहां पे ये 3 आधारों को बताया गया है। 13 इस सब क्लास 1 के खंड 1 और खंड 6 और खंड 7, ये 3 बताया गया है। इसमें बताया गया कि जब इन 3 आधारों पे जो है कोई भी केस फाइल हो तो वहां पे डाइवोर्स न देके अगर कोर्ट को लगता है कि ये वैकल्पिक अंतोष प्रदान किया सकते हैं, मतलब कि वैकल्पिक अंतोष में क्या, न्यायिक पृथक्करण का अंतोष दे सकता है, तो कोर्ट जो है वहां पे डाइवोर्स न देके न्यायिक पृथक्करण का अंतोष प्रदान करेगा। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये 3 जो खंड 13A का खंड 2, खंड 4 और खंड 6 और खंड 7 ये क्या चीज है। तो खंड 2 जो बात करता है कि धर्म परिवर्तन के आधार पर अगर किसी ने डाइवोर्स फाइल किया है। ठीक है, और फिर खंड 6 बात करता है संसार परित्याग, मतलब वो सन्यासी हो जाए। ठीक है, फिर खंड 7 बात करता है 7 वर्ष से वो लापता हो, मतलब कि अगर धर्म परिवर्तन के आधार पर केस फाइल किया जाए, संसार परित्याग के आधार पर केस फाइल किया जाए और 7 वर्ष के लापता होने के आधार पर अगर केस फाइल किया जाए तो न्यायालय जो है तथ्यों को देखते हुए वहां पे डाइवोर्स न देके न्यायिक पृथक्करण का अंतरिक्ष प्रदान कर सकता है। ठीक है,
ये जो है 13A के बारे में बात कर रहा है। 13A के बारे में क्या बात हो रही है कि इसमें वो 3 आधार बताए गए हैं जिसके बेसिस पे अगर कोई डाइवोर्स फाइल करता है तो वहां पे डाइवोर्स प्रदान न करके उसको जो है न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्रदान की जाए। ये जो है 13A हो गया। अब 13B की बात करते हैं। 13B बात करता है डाइवोर्स बाय द म्यूचुअल कंसेंट, मतलब आपसी सहमति के साथ विवाह, क्या बोलते हैं, आपसी सहमति के साथ विवाह विच्छेद करना। मतलब पति और पत्नी जो है, जो दोनों आपस में तय करते हैं कि हमारे साथ साथ रहना मुश्किल है, तो दोनों जो है कोर्ट में जाके बताते हैं कि हम लोग दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। देखिए, डाइवोर्स होने का सिद्धांत है, क्या है सिद्धांत है कि एक तो कोई दोषी हो पक्ष, ठीक है, मतलब पति या पत्नी में कोई दोषी हो उसके आधार पर मिल जाएगा। और दूसरा सिद्धांत क्या है कि अगर दोनों चाहते हैं अलग होना, किसी की कोई गलती नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम दोनों जो है अलग रहे, तो वहां पे जो है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू जो है डाइवोर्स लिया जाता है। इसमें कुछ शर्तें हैं। ये 13B का सब क्लास 1 जो है ये बोलता है, 13B का क्लास 1 ये बोलता है 1 साल से अलग रह रहे या 1 साल से अलग, मतलब ये शर्तों के बारे में बताता है कि कब जो है म्यूचुअल कंसेंट की डाइवोर्स फाइल होगी। ठीक है, क्या बता रहा है, 1 साल से अलग रह रहे हैं या एक साथ नहीं रह रहे हैं, मतलब 1 साल से अलग रह रहे हैं या एक साथ नहीं रह रहे हैं, मतलब कि वो कहीं अलग रहते हैं, उनके बीच वैवाहिक रिलेशन नहीं है और वो इस बात से सहमत हैं। ठीक है, अलग 1 साल से अलग रह रहे हैं और साथ में नहीं रह रहे हैं और इस बात से सहमत है कि उनके बीच का जो विवाह है उसको विघटित कर दिया जाए। ठीक है, तो वो जो है कोर्ट में फाइल करेंगे केस। और इसी का जो है सब क्लास 2 बोलता है, 13B का सब क्लास 2 बोलता है कि अगर अर्जी मतलब कि एप्लीकेशन फाइल होता है होने के 6 माह के बाद और 18 माह के भीतर न्यायालय को ठीक समझे तो डिक्री पारित कर देगा। मतलब कि जब भी म्यूचुअल कंसेंट की डिक्री जो है केस फाइल होगा तो उसके केस फाइल होने के 6 महीने बाद और 18 माह मतलब कि 1.5 साल के पहले जो है वो कोर्ट जो है डाइवोर्स की डिक्री पारित कर देगा। ठीक है, अब म्यूचुअल जब कंसेंट की बात होती है तो वहां पे जो है ये देखा जाता है कि म्यूचुअल कंसेंट दोनों का एक साथ होना चाहिए। ठीक है, किसी एक का कंसेंट नहीं या फिर दूसरे को डरा के धमका के जो कंसेंट लेके केस फाइल कर दिया, वहां पे भी जो है डिग्री फाइल, वहां पे कोई डाइवोर्स जो है नहीं मिलेगा। एक इसमें केस है सुरेष्ठा देवी वर्सेस आशा ओम प्रकाश, ये 1992 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब भी हिंदू मैरिज एक्ट के 13B के अकॉर्डिंग जब भी केस फाइल होगा तो वहां पे जो है संयुक्त रूप से पति पत्नी जो है म्यूचुअल कंसेंट के साथ संयुक्त रूप से केस फाइल करेंगे तभी डाइवोर्स प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और इसी में जो है सुषमा प्रमोद तक साधने वर्सेस प्रमोद रामजी तक साधने, ये 2009 का केस है बॉम्बे हाई कोर्ट का। इसमें कहा गया कि अगर म्यूचुअल कंसेंट जो है किसी कपट या फिर डरा धमका के या किसी फ्रॉड के तरीके से अगर प्रदान ली गई है तो वहां पे भी जो है न्यायालय उनको डाइवोर्स की डिग्री प्रदान नहीं करेगा। मतलब क्या है कि जो म्यूचुअल कंसेंट है पति पत्नी का दोनों फ्री होना चाहिए, ठीक है, बिना किसी दबाव के होना चाहिए, तभी जो है डिग्री प्रदान होगी डाइवोर्स की। ठीक है, अब जो है और इसी का सेक्शन 14 जो है ये बोलता है सेक्शन 14 और सेक्शन 15 भी डाइवोर्स से रिलेटेड प्रोविजन है, जिसमें एक में बताया गया है कि 1 साल के अंदर जो है केस फाइल नहीं होगा। ठीक है, और 15 भी जो है डाइवोर्स के बारे में बात करता है। तो जब हम 13 के प्रोविजन को जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो 14 और 15 को भी हल्का हल्का बता के जो है उसको भी जो है कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब जो है हम 30 जो डाइवोर्स है, डाइवोर्स का जो सेक्शन 13 है इसमें जो बेसिस दिए गए हैं और उसमें न्यायालय के क्या विचार है, क्या क्या उसकी आवश्यकताएं है, उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे क्रुएल्टी, क्रुएल्टी कौन सी क्रुएल्टी, मानसिक क्रुएल्टी, शारीरिक क्रुएल्टी, किस तरीके की क्रुएल्टी क्या चीज होती है, ठीक है, अभित्यजन क्या है। अब इसको जो है हम डिटेल में जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ा के जो है इस सेक्शन को जो है पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं सेक्शन 13 के जो है ये जो बेसिस है उसको समझना। ठीक है,
सेक्शन 30 में जो आधार बताए गए हैं उन आधारों को अब हम जो है एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे डाइवोर्स के जो सबसे पहला आधार है सेक्शन 30 में, वो बताया गया है एडल्ट्री के बारे में, जारता के बारे में। तो अब जब जारता के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि जारता होती क्या है। तो जारता की अगर परिभाषा देखना हो तो जारता की परिभाषा के लिए हमें आईपीसी का सेक्शन 497 देखना होगा। आईपीसी का सेक्शन 497 ये बताता है कि जब भी कोई स्त्री अपने पति के बिना सहमति या बिना मौन सहमति के जो है किसी दूसरे पुरुष के साथ जो है संबंध बनाती है, तो वहां पे जो है ये माना जाएगा कि उस महिला ने जो है उस पुरुष ने जो है एडल्ट्री का कार्य किया। मतलब किसी विवाहित स्त्री के साथ उसके बिना पति के सहमति के या बिना पति के मौन सहमति के उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाना, उसको जो है वहां पे एडल्ट्री माना जाएगा। इसमें 5 साल की सजा का है। ठीक है, और एडल्ट्री को जो है हम एडल्ट्री में अगर इसका देखिए एडल्ट्री के लिए क्या चीजें आवश्यक होती है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि एक विवाहित पुरुष महिला हो, मतलब उनके बीच जो हो वैध विवाह हो। ठीक है, और उस विवाहिता के साथ मतलब उसके पत्नी के साथ संबंध बना, उसके पत्नी के साथ उसने सेक्स किया या उसके पत्नी के साथ जो है शारीरिक संबंध बनाए। ठीक है, और ये जो संबंध बनाया गया, यह संबंध जो है पति के सहमति के बिना और न ही उसके मौन सहमति से, मतलब कि पति उसको जान रहा है और वहां पे साइलेंट हो जाए। ठीक है, तभी यहां पे एडल्ट्री नहीं होगा। एडल्ट्री के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है, पति को जानकारी ना होना। ठीक है, पति की कोई सहमति ना होना। अगर पति को जानकारी है और वो जान रहा है कि दूसरा पुरुष के साथ संबंध बना रहा है और उस पर कुछ नहीं बोलता है, तो उसकी मौन सहमति मानी जाएगी। तो एडल्ट्री के अपराध के लिए यह आवश्यक है कि पति जो है पति का कंसर्न ना हो और ना ही पति का जो है मौन सहमति हो। ठीक है, और ये जो संबंध बनाया गया है, ये संबंध जो है बलात्कार की श्रेणी में ना आता हो। मतलब कि पत्नी के साथ जो पत्नी है उसके साथ किसी भी तरीके की जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। ठीक है, कोई भी ऐसा पुरुष किसी दूसरे के पत्नी के साथ उसके पति के बिना सहमति के उसके साथ अगर संबंध बनाता है, यह जानते हुए कि दोनों के बीच में वैध विवाह है, तो उस वहां पे एडल्ट्री का अपराध उत्पन्न होता है। ठीक है, अब एडल्ट्री के अपराध के ऊपर जो है एक केस आया था जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब 2018 के बाद जो है जोसेफ साइफ यूनियन ऑफ इंडिया में जो है आईपीसी में जो अपराध बताया गया था एडल्ट्री को, इसको तो समाप्त कर दिया गया। ठीक है, लेकिन इस केस में यह बोला गया ये अपराध तो नहीं है, लेकिन डाइवोर्स का जो है आधार ये बना रहेगा। तो मतलब आज की डेट में भी एडल्ट्री अपराध न होते हुए भी ये जो है डाइवोर्स का जो है ग्राउंड है। ठीक है, तो एडल्ट्री में क्या आवश्यकता, एडल्ट्री में क्या चीजें होती है, एडल्ट्री में होती है जब कोई भी दूसरा पुरुष किसी दूसरे की पत्नी के साथ यह जानते हुए कि दोनों के बीच में जो है वैध विवाह मौजूद है, उसके बावजूद भी दूसरे की पत्नी के साथ संबंध बनाता है और यह संबंध जो है उसके पति के बिना सहमति से बनाता है, तो वहां पे एडल्ट्री का अपराध जनरेट होता है। ठीक है, और लेकिन ये जो है आज की डेट में जो है ये डाइवोर्स का ग्राउंड है, परंतु ये अपराध नहीं है। ठीक है, ये किसके ये जोसेफ साइन का केस आप लोगों ने कई बार एग्जाम में देखा होगा। जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है। ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। सितंबर 2018 में ये केस आया था। शायद इसकी डेट जो है शायद 27 सितंबर है। इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो अब सेकेंड जो है, सेकेंड ग्राउंड क्या है, सेकेंड ग्राउंड है क्रुएल्टी। अब हम जब क्रुएल्टी की बात करते हैं तो सबसे पहले मन में क्रुएल्टी को लेकर क्या आता है, जब भी हम क्रूरता की बात करेंगे, हिंसक क्रूरता, मारपीट, सब कुछ। ठीक है, लेकिन जब क्रुएल्टी को जब हम परिभाषित करने का प्रयास करते हैं तो क्रुएल्टी के अंश को हम दो भागों में बांटते हैं। क्या है, मानसिक क्रुएल्टी और शारीरिक क्रुएल्टी। मतलब किसी को ताने देना, किसी को बार बार जलील करना, ये जो है आपका मानसिक क्रुएल्टी है। शारीरिक क्रुएल्टी में कोई शारीरिक क्षति पहुंचाना, चोट पहुंचाना, ऐसा जैसे उसके जान माल को कोई खतरा हो सकता है, तो वो जो है शारीरिक क्रुएल्टी है।
क्रुएल्टी का ग्राउंड जो है हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स के लिए है, लेकिन क्रुएल्टी को डिफाइन नहीं किया गया है उस एक्ट में। ठीक है, तो कई केसेस के थ्रू या फिर और भी कई अपराध यहाँ पर परिभाषित है, वहां पे क्रुएल्टी की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रुएल्टी की परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले रसेल वर्सेस रसेल में परिभाषित करने का प्रयास किया गया। वहां पे बताया गया क्रुएल्टी क्या चीज होती है। ये इंग्लिश लॉ था। भारत में भी कई केस आए, जैसे कूपर वर्सेस दस्ताने वर्सेस दस्ताने, और भी उसके बाद और ये तमाम केस हैं, सियाल वर्सेस रसा, श्याम सुंदर वर्सेस शांति देवी। तो हम अगर क्रुएल्टी की बात करें तो क्रुएल्टी को बेसिकली हम दो भागों में बांटते हैं। एक होती है शारीरिक क्रुएल्टी और एक जो होती है मानसिक क्रुएल्टी। ठीक है, तो जब हम शारीरिक क्रुएल्टी तो आप समझ जाएंगे, शारीरिक क्रुएल्टी को क्या होता है, शरीर में चोट पहुंचाना, मारना पीटना। ठीक है, या फिर किसी भी, जैसे कहीं कहीं क्या होता है, इसको पत्नी को कोई दाग दे रहा है किसी चीज से, ठीक है, उसे आप डंडे से मार रहा है, हाथ से मार रहा है, उसे बार बार प्रताड़ित कर रहा है। कहीं कहीं कई घटना ऐसी है जहां पे उसको करंट जाए, सिगरेट से जलाना। ठीक है, सिगरेट पीटते हुए उसको जला देना। ये सब चीजें जो है सब क्रुएल्टी में आती है, सब शारीरिक क्रुएल्टी आते हैं। हम बात करते हैं मानसिक क्रुएल्टी। मानसिक क्रुएल्टी भी कैसे हो सकती है? मानसिक क्रुएल्टी होती है केवल एक तरीके से एक ऐसा इस तरीके से प्रताड़ित करना कि उसकी मनोदशा खराब हो जाए। ठीक है, ये कई तरीके से होती है। दहेज के लिए अवहेलना देना, ठीक है, संतान न होने पे उसको बार बार बाज बोलना, ये सब मानसिक क्रुएल्टी की श्रेणी में आता है। और फिर जो हम एक शारीरिक क्रुएल्टी पे केस देखते हैं, बड़ा अच्छा केस है, सियाल वर्सेस सर्रा। ठीक है, ये 1961 पंजाब हाई कोर्ट का केस है। ये शारीरिक क्रुएल्टी से रिलेटेड केस है। इस केस में क्या हुआ था, एक पति पत्नी के बीच जो है संबंध दोनों में बहुत अच्छे थे। ठीक है, लेकिन पत्नी जो है चाहती थी कि पति जो है उससे और अधिक प्रेम करे। ठीक है, और वो इतना पति के प्रेम को चाहती थी कि एक गई बाबा से मिलने के लिए। ठीक है, एक मौलवी बाबा थे, उन्होंने क्या दिया, एक भभूति दे दिया कि जाओ भभूति अपने पति को खिला देना और पति जो है तुमसे अत्यधिक प्रेम करने लगेगा। तो पत्नी आई, पत्नी ने उसको दूध में मिलाया, भभूति को दे दिया पति को। ठीक है, पति ने पिया, पति पीते ही उसकी तबीयत खराब हो गई, उसके पेट में प्रॉब्लम आ गई, उसके लीवर में प्रॉब्लम आ गई, और धीरे धीरे उसका शरीर क्षीण होने लगा। और लेकिन इस दौरान भी पत्नी ने अपने पति की बहुत सेवा की। ठीक है, लेकिन पति जो है केस फाइल किया कि इससे जो है मेरे शरीर को खतरा है। ठीक है, तो न्यायालय ने जो है इसके पत्नी का जो कृत्य था उसको जो है शारीरिक क्रुएल्टी माना, शारीरिक क्षति माना। ठीक है, और फिर एक केस है श्याम सुंदर वर्सेस शांति देवी। ये इस केस में क्या था, श्याम सुंदर वर्सेस शांति देवी, इसमें क्या था कि पत्नी जब शादी करके आई तो जो भी पति के रिश्तेदार थे वो उसको जो है कमरे में बंद कर देते थे, उसको मारते पीटते थे, और पति न तो उनको रोकता था और न ही पत्नी को बचाता था, मारता भी नहीं था लेकिन खड़ा रहता था। ठीक है, तो यहां पे माना गया कि पति का कृत्य और उसके परिवार का कृत्य जो है क्रुएल्टी के समान है। दहेज के लिए यातना देना, दहेज के लिए मारना पीटना, दहेज के लिए ताने देना, इसको जो है यहां पे माना गया कि ये एक शारीरिक क्रूरता है। ठीक है, अब एक अगला केस है प्रवीण मेहता वर्सेस इंद्रजीत मेहता। ठीक है, क्रुएल्टी को जो हम केसों के माध्यम से समझेंगे, क्रुएल्टी की बहुत डिफिनीशन नहीं है, ये हमेशा ये तथ्यों पर आधारित है। जब केस आएंगे, केस में के परीक्षण, केस का परीक्षण होगा, वहां पे देखा जाएगा कि जो कृत्य है वो पत्नी को या पति को हानि पहुंचा रहा है, उन तथ्यों के आधार पर हम तय करेंगे कि यह क्रूरता है कि नहीं। ठीक है, तो एक केस है और नोट करिएगा, प्रवीण मेहता वर्सेस इंद्रजीत मेहता। ये 2002 का केस है। इसमें जो है मानसिक क्रूरता को जो है परिभाषित करने का प्रयास किया गया। इस केस में बोला गया मानसिक क्रूरता जो है मन एवं भावना की एक अवस्था है। ठीक है, मानसिक क्रूरता हम किसे मानेंगे, मानसिक क्रूरता क्या है, मानसिक क्रूरता एक मन और भावना की एक अवस्था है। यह अनुमान एवं निष्कर्ष का विषय है। मतलब कि ये इस केस में कोर्ट ये कहना चाहता था कि हम मानसिक क्रूरटी को जो है, मानसिक क्रूरता को जो है किसी हम एक परिभाषा में नहीं बांध सकते हैं। ठीक है, इसकी कोई एक एग्जैक्ट परिभाषा नहीं दे सकती कि इस परिभाषा के अंतर्गत अगर ये सेट हो गया
जिसको हम मानसिक क्रूरटी मान लें। यहां पे जो है कोर्ट ने बोला कि ये मन की दशा है, मन और भावना की दशा है। ये तथ्य का विषय है कि मानसिक क्रूरटी क्या होगी, और उन तथ्यों के आधार पे हम परिभाषित करेंगे कि मानसिक क्रूरटी वहां पे उत्पन्न हुई कि नहीं। ठीक है। और एक देखिए सप्तमी वर्सेस जगदीश, एक केस है सप्तमी वर्सेस जगदीश। इस केस में बोला गया कि पति के द्वारा पत्नी को सील भ्रष्ट बोलना, वेश्या बोलना, उसके चरित्र पर उंगली उठाना, यह भी मानसिक क्रूरटी है। ठीक है। मतलब कि बिना तथ्यों के आधार पे पत्नी को जो है प्रताड़ित करना, उसको वेश्या बोलना और उसके चरित्र पे उंगली उठाना और उसको सील भ्रष्ट बोलना, इसको जो है मानसिक क्रूरटी माना जाएगा। ठीक है। एक बहुत अच्छा केस है क्रूरटी का, दस्ताने वर्सेस दस्ताने। ये 1975 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है। ठीक है। 1975 का केस है, दस्ताने वर्सेस दस्ताने। ये आपको एग्जाम में अक्सर मिलता होगा, जब आप लोग एग्जाम देने जाते होंगे इसमें पूछता होगा कौन कौन से केस जो है क्रूरटी से रिलेटेड हैं। जैसे उसमें कूपर वर्सेस कूपर, दस्ताने वर्सेस दस्ताने, तमाम केस ऐसे आते हैं जो रसल बनाम रसल। तो इस तमाम इन केसों को जो है लिख के पूछ लेगा कौन इसमें से क्रूरटी से है, कौन क्रूरटी से नहीं है, क्या तीनों क्रूरटी से है। ठीक है। तो उसी तरीके से केस है दस्ताने वर्सेस दस्ताने। इस केस पे क्या था, इस केस में पति को जो है पत्नी जो है क्या बोलते हैं उसको, सताती थी, या तो उसको बोल सकते हैं हम खिजाना, मतलब चिढ़ाती थी उसको। ठीक है। सताती थी, खिजाती थी, बोलती थी तुम्हारे रिश्तेदार अच्छे नहीं है, तुम्हारे रिश्तेदार अनपढ़ गवार हैं, तुम्हारे बाप की जो वकालत की डिग्री है वो फर्जी तरीके से ली गई है, तुम्हारे बाप की जो किताब है उसको जला के तुम उसकी राख को अपने शरीर में पोत लो, सब बेकार है। और उसने कई बार अपने मंगलसूत्र को, 2 बार उसने अपने मंगलसूत्र को भी तोड़ दिया था। और पति जब सोता था तो उसके टार्च उसके मुंह पे बैठ जाती, तो टार्च जला के उसके रिश्तेदारों को और उसको बोलती रहती थी तुम बेकार हो, तुम्हारे रिश्तेदार बेकार है, तुम्हारे माँ बाप बेकार है, तुम्हारी माँ बेकार है, तुम्हारे बहन ऐसी है। तो इसमें जो है कोर्ट ने माना कि पत्नी का ये जो कृत्य है वो मानसिक क्रूरटी है, वो डिस्टर्ब कर रही है पति को। ठीक है। तो इस तरीके से मानसिक यातना देना भी जो है मानसिक क्रूरटी है। और फिर एक केस देखिए, हाँ, पी वर्सेस पी, ये इंग्लिश लॉ का केस है, पी वर्सेस पी 1965 का केस है। इस केस में यह कहा गया कि किसी भय के कारण संभोग को त्याग कर देना भी एक तरीके से क्रूरटी है। इस केस में क्या था कि पत्नी जो है अपने प्रेग्नेंट होने से इतना ज्यादा डर गई थी कि वो पति को जो है इंटरकोर्स ही नहीं करने देती थी। ठीक है। तो वहां पे जो है कोर्ट ने माना कि पति को जो है बार बार जो है सहवास के लिए मना करना भी एक तरीके से क्रूरटी है। ठीक है। तो आप ये देखिए इन तमाम केसों के बताने के बाद बहुत से आपको केस मिलेंगे, बुक भी उठा के देखिएगा, सब एक पटल पे पढ़ाना बहुत संभव नहीं है। तो आप किताबों को भी देखिए, और भी जो डिस्कशन होगा जहां पे ग्रुप आप हमारे चैनल पे जो है कमेंट करके वो कुछ चीजें डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आप बस ये देखिए कि क्रूरटी क्या है। क्रूरटी क्या है? क्रूरटी 2 तरह की होती है, मानसिक क्रूरटी, शारीरिक क्रूरटी। शारीरिक क्रूरटी में क्या होता है? मार पीट, यातना देना, जलाना उड़ाना सब कुछ। मानसिक क्रूरटी क्या है? मानसिक क्रूरटी में जो है मानसिक उसकी वेदना को कष्ट पहुंचाना। शारीरिक क्षति तो नहीं होगी लेकिन उसकी मानसिक वेदना को कष्ट पहुंचेगा। ठीक है। उसको बार बार प्रताड़ित करना, जलील करना। ठीक है। दाम्पत्य अधिकारों से उसको दूर रखना और उसको सहवास से दूर रखना, या फिर उसको जो है संतान उत्पत्ति के हक से दूर रखना तमाम, या फिर किसी पति के होते पत्नी के होते हुए जो है दूसरे के साथ रहना। ठीक है। या फिर अवैध संबंधों में रहना, तमाम चीजें जो सब क्रूरटी की दशा में आती है। एक तरीके से त्याग कर देना पत्नी का, उसे भरण पोषण भी न देना, खाना पीना न देना, घर में उसे बातचीत न करना, सब क्रूरटी है। ठीक है। दहेज के लिए प्रताड़ित करना, दहेज के लिए अवहेलना करना, मतलब दहेज के लिए तावे देना, तमाम चीजें क्रूरटी है। ठीक है। अब तीसरा क्या है? अभित्यजन। अभित्यजन में क्या होता है? अभित्यजन में कोई भी पुरुष जो है, कोई भी महिला जो है अपने शुरू करेगा, कोई पति पत्नी जो है एक दूसरे को जो है, पति जो है पत्नी को, या पत्नी जो है पति को जो है 2 सालों के लिए अगर उसको त्याग देती है, मतलब उससे किसी भी तरीके का संबंध नहीं रखती है, तो उसे अभित्यजन माना जाएगा। ठीक है। अभित्यजन के कुछ आवश्यक तथ्य हैं, जैसे क्या है? अभित्यजन 2 साल तक होना चाहिए।
ठीक है। और उस अभित्यजन जो है लगातार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अभी उसको त्याग कर दिया फिर बीच में जो है संबंध बना लिए, ठीक है। और इस अभित्यजन की जो गणना है जिस दिन केस फाइल हुआ उसके पहले के 2 साल से की जाएगी, और इन 2 साल के बीच में उनके बीच में कोई तरीके का संबंध नहीं होना चाहिए। अगर उन दोनों का संबंध रहता है तो उसको अभित्यजन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो अभित्यजन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 2 वर्ष के लिए अभित्यजन। इसमें एक केस है सनत कुमार वर्सेस अग्रवाल, सनत कुमार अग्रवाल वर्सेस नंदिनी अग्रवाल, ठीक है। इसमें क्या था, इस अभित्यजन का एक केस है 1990 के केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अभित्यजन का प्रश्न एक अनुमान का मामला है, ठीक है। यह तथ्य प्रयोजन पर विचार किया जाना चाहिए। जो अभित्यजन है कि नहीं, इसके उसको अनुमान का ये जो है ये तय करने के लिए उसके तथ्य प्रयोजन को देखना होगा, मतलब कि किस उद्देश्य से अभित्यजन किया गया, ठीक है। मतलब अगर अभित्यजन का उद्देश्य ये है कि उसको त्याग देना, मतलब उससे हमसे कोई संबंध नहीं रखना है, तब वहां पे माना जाएगा कि अभित्यजन है। केवल किसी कुछ काम करने के लिए घर से हम बाहर चले गए, इसको अभित्यजन नहीं माना जाएगा। अभित्यजन का उद्देश्य क्या होगा कि उसको त्याग देंगे, और ये जो अभित्यजन 2 साल तक बना रहता है तो मान लिया जाएगा कि डाइवोर्स का ग्राउंड बन गया है, ठीक है। एक केस है अनागला पद्मालता वर्सेस सुदर्शन राव, ये 2000 का केस है, ये आंध्र प्रदेश का केस है। इसमें जो है कोर्ट ने बोला, इसमें फैक्ट जान लीजिए। इसमें फैक्ट ये था कि पत्नी जो है संतान उत्पत्ति के लिए गर्भवती थी, फिर संतान उत्पत्ति के लिए अपने मायके चली गई, फिर लौट के ही नहीं आई, ठीक है। तो 2 साल तक वो लौट के नहीं आती है, संतान को उत्पन्न जो है उसके मायके में ही होता है, और पति से फिर किसी तरीके का संबंध नहीं रखती है, और उसको फिर मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तो यहां पे जो है पति डाइवोर्स का केस फाइल करता है, और यहां पे माना गया पत्नी का इस तरीके से त्याग देना अभित्यजन के समान है, ठीक है। तो अभित्यजन के लिए क्या आवश्यक है, अभित्यजन के लिए आवश्यक है कि अभित्यजन 2 वर्ष तक होना चाहिए। इस 2 वर्ष के दौरान दोनों में आपस में किसी तरीके का संबंध, शारीरिक संबंध नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा ये क्या है कि अभित्यजन तभी उत्पन्न होगा जब उसका अभित्यजन का उद्देश्य त्याग देना होगा, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला ग्राउंड क्या है डाइवोर्स का, धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन क्या होता है, धर्म परिवर्तन जैसे पति पत्नी ने दोनों हिंदी रीति से शादी की, ठीक है। शादी के बाद जो है पति ने धर्म बदल लिया, पत्नी ने धर्म बदल लिया, तो यहां पे पति या पत्नी को अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो अपने विवाह का विच्छेद कर ले। मतलब कि क्या है कि जब हम शादी करते हैं तो हमारा फेथ, उसमें कुछ संस्कारों को फॉलो करते हैं, उन संस्कार को मान्यता देने के बाद जो है हमारा विवाह संपन्न होता है। और वो जब हम धर्म को त्यागते हैं तो संस्कार भी हमारे छूट जाते हैं। तो जो भी धर्म को त्यागेगा उसके खिलाफ उस दूसरे पक्ष को यह अधिकार प्राप्त हो जाएगा कि वो जो है अपने को विवाह से अलग कर ले, ठीक है। अब जैसे इसमें केस है मदानम सीता रामलू वर्से मदानम विमला, ठीक है। मदानम सीता रामलू वर्से मदानम विमला, ये 2014 का आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का केस है। इसमें जो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बोला कि अगर जो है पत्नी या पति में से कोई भी धर्म को त्याग दे अपने और दूसरा धर्म स्वीकार कर ले, तो वहां पे जो है धर्म परिवर्तन के कारण डाइवोर्स का जो है लेने का अधिकार दूसरे पक्ष को प्राप्त हो जाता है। एक चीज और है, धर्म परिवर्तन किसमें, ठीक है, कोई हिंदू से सिख बन गया तब ये ग्राउंड नहीं आएगा, ठीक है। कोई मुस्लिम से हिंदू से मुस्लिम बन गया तब ये ग्राउंड आएगा, कोई हिंदू से ईसाई हो गया तब ये ग्राउंड आएगा, ठीक है। क्योंकि जब मैं हिंदू का परिभाषा पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि हिंदू कौन है, हिंदू वो है जो क्रिश्चियन, पारसी या फिर ईसाई नहीं है, वो जो है हिंदू है। तो हिंदू में शामिल कौन है,
सिख, बौद्ध, जैन, ये सभी जो है हिंदू हैं। अगर कोई हिंदू धर्म छोड़ के जैन धर्म फॉलो करने लगता है, वहां पे जो है ये ग्राउंड उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि हिंदू धर्म छोड़ने के बाद अगर कोई क्रिश्चियन या पारसी या यहूदी धर्म को स्वीकार कर लेता है, तब ये ग्राउंड उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस ग्राउंड को समझने के लिए हम समझेंगे हिंदू क्या है। ठीक है, ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, अब अगला देखिए, मेंटल डिसऑर्डर। ये हमारा पांचवा ग्राउंड है, मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर मतलब मानसिक पागलपन। तो मेंटल डिसऑर्डर में क्या होता है, अब देखे होंगे कि जब हम कंडीशन ऑफ मैरिज बता रहे थे, तो वहां पे मैंने बताया कि जब मेंटल डिसऑर्डर में भी अगर हम शादी करते हैं तो विवाह शून्य न होकर शून्य करनी होता है। तो जब ये विवाह को शून्य करनी बना रहा है, तो फिर ये डाइवोर्स का ग्राउंड भी है। ठीक है, उसको विवाह को शून्य करनी भी बना रहा है, डाइवोर्स का ग्राउंड भी है। तो जब हम मानसिक विकृतता मतलब पागलपन की बात करते हैं, तो यहां पे हम ये ध्यान रखते हैं कि ये पागलपन ऐसा है जिसमें पति पत्नी का साथ रहना संभव नहीं है। ठीक है, या तो दोनों को किसी का जान का खतरा हो, या पागलपन में उठ के मारने लगता है, गला दबाने का प्रयास करता है। ठीक है, जैसे एक केस था, उसमें जो है एक बार उसने जो है पत्नी के भाई का गला दबाने का प्रयास किया, उसके बाद जो है उसकी बेटी का गला दबाने का प्रयास किया। तो इस तरीके का अगर कृत्य करता है तो वहां पे जो है डाइवोर्स का ग्राउंड उत्पन्न होता है। इसमें एक केस है प्रमथा कुमार मैती वर्सेस आशिमा मैती। ये 1991 का केस है, ये कलकत्ता हाई कोर्ट का केस है। इसमें जो है ये बताया गया कि जब भी हम मेंटल डिसऑर्डर पे डाइवोर्स लेने की बात करेंगे, तो वहां पे ये देखेंगे कि मेंटल डिसऑर्डर के कारण जो है उनके बीच का संबंध, पति पत्नी के जो बीच का संबंध है, वो अब आगे चल पाना संभव नहीं है। ठीक है, तब हम उसके बेसिस पे ग्राउंड पे जो है डाइवोर्स देंगे। क्योंकि हम ये देखते हैं कि मानसिक कोई मतलब पागल व्यक्ति से भी क्या क्या विवाह जो है वैलिड विवाह होता है। ठीक है, या उसको वैलिड विवाह नहीं, उसको शून्यकर्णी विवाह बोल सकते हैं, वाइडेबल विवाह बोल सकते हैं, लेकिन वो विवाह तो है ही। तो यहां पे ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो पागलपन है, इस स्तर का पागलपन है कि उनके बीच जो है जान को खतरा है। ठीक है, केवल पागल रहना, अनसाउंड माइंड रहना, और एक तरीके से मतलब कि सिर्फ पागलों का भी श्रेणी होता है ना, कि कोई बहुत ज्यादा पागल है, कोई हल्का फुल्का पागल है, कोई मानसिक रूप से कम विकसित है, उसको भी हम पागलपन की श्रेणी में रख देते हैं। कभी कभी किसी गांव में आप देखेंगे कोई अनपढ़ टाइप का है, उसका बिहेवियर पागलपन की तरह लगता है, लेकिन वास्तव में पागल नहीं रहता है, उसका केवल कारण अशिक्षा होती है। तो ये सब मतलब जो हल्के फुल्के ग्राउंड है, उसके बेसिस पे जो हम डाइवोर्स नहीं देंगे। ठीक है, मानसिक डिसऑर्डर के बेसिस पे तभी हम देंगे जब वहां पे जान का खतरा या जान माल का खतरा उत्पन्न हो। ठीक है, अब जो है अगला ग्राउंड देखते हैं। अब डाइवोर्स का अगला ग्राउंड है यौवन रोग। ठीक है, तो अब यौवन रोग जो है सेक्सुअल डिजीज ऐसा होना चाहिए जो संचारी हो, मतलब कि जो है एक दूसरे से फैले। ठीक है, जैसे HIV हो गया, सिफिलिस हो गया, और उसमें जो है प्राण का खतरा हो। ठीक है, मतलब जान का खतरा हो, कि पति से जो है पत्नी को हो जाएगा, पत्नी से जो है पति को हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सेक्सुअल रोग नहीं जिनका इलाज संभव है, उसके आधार पे जो है डाइवोर्स नहीं दे दिया जाएगा। डाइवोर्स देने के लिए ग्राउंड वो होना चाहिए कि ऐसा रोग हो जो संचारी हो, जिसका आगे उसका प्रसार हो सकता है, और साथ ही साथ जो है वो क्या होना चाहिए, वो जानलेवा होना चाहिए, जिसका इलाज संभव ना हो। ठीक है, तो इसमें एक केस है मिस्टर एक्स वर्सेस मिस्टर वाई। ये 99 का केस है। इसमें क्या था, मिस्टर एक्स को जो है HIV था, और इन्होंने जो है विवाह करने का प्रयास किया। कुछ संस्थाओं के द्वारा जब पता चला कि विवाह करने जा रहे हैं, तो विवाह को जो है रोक दिया गया। तो यहाँ पे ये माना गया कि यहाँ पे मेन प्रश्न जो है गोपनीयता का था, कि कैसे जो है HIV को, तो जब इसके इलाज को गुप्त रखना है, तो फिर कैसे जो है संस्था ने जो है बता दिया कि HIV पीड़ित। तो वहाँ पे कोर्ट ने ये माना कि किसी दूसरे पक्ष को बचाने के लिए गोपनीयता को भंग किया गया, कोई
अपराध नहीं है। ठीक है, मेनली कहने का क्या मतलब यहाँ पे कि अगर कोई ऐसा रोग है जो दूसरे को उससे फैल सकता है, दूसरा उससे मर सकता है, ठीक है, तो वहां पे जो है उस आधार पे जो है डाइवोर्स दिया जा सकता है या फिर विवाह को भी रोका जा सकता है। ठीक है, अगला केस, अगला ग्राउंड क्या है? संसार परित्याग। संसार परित्याग जो है ऐसी पद्धति है जिसमें जो है गृहस्थ आश्रम को छोड़ के जो है आदमी सन्यासी हो जाता है। ये धार्मिक कृत्य भी हो सकता है, जैसे हम सन्यास आश्रम की बात करें जो एक एज के बाद हिंदू धर्म में था कि आदमी इस एज के बाद जो है सन्यास कर लेगा, अगर उस पद्धति को फॉलो करता है, या तो फिर जो है पूर्ण रूप से सांसारिक मोह माया को छोड़ के अपने घर को त्याग देता है, अपने दाम्पत्य अधिकारों को त्याग देता है, तो यहाँ पे जो है माना जाएगा कि ये ग्राउंड जो उत्पन्न हो गया डाइवोर्स के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें जो है संसार का परित्याग पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, किसी गुरु का चेला बन जाना, ठीक है, गुरु दक्षिणा ले लेना, ये सब संसार परित्याग की श्रेणी में नहीं आएगा। संसार परित्याग के मतलब दाम्पत्य अधिकारों को छोड़ के अपने को जो है विवाह बंधनों से मुक्त घोषित कर दे, तो दूसरे पक्षकार को ये उत्पन्न हो जाता, अधिकार उत्पन्न हो जाता है कि वो डाइवोर्स ले ले। ठीक है, जैसे कोई जैन मुनि बन जाए, कोई बाबा बन जाए, कोई योगी बन जाए, ठीक है, तो वहां पे उसके पत्नी को या पति को अधिकार प्राप्त है कि वो जो है तलाक ले ले, डाइवोर्स ले ले। ठीक है, और अगला ग्राउंड क्या है? 7 वर्ष से लापता होना। ठीक है, तो एविडेंस एक्ट का सेक्शन 108 देखेंगे, वहां पे ये बताया गया कोई मनुष्य अगर 7 वर्ष से अधिक समय तक गायब है तो उसको एक तरीके से उसको मृत्यु मान के जो है उसको माने कि मृत्यु मान के आगे के प्रोसीजर को फॉलो किया सकता है। तो यहाँ पे जो है अगर 7 वर्ष से पति या पत्नी गायब है तो यहाँ पे जो है पति को या पत्नी को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो उससे जो है विवाह विच्छेद करके अपना विवाह विच्छेद कर ले। यहाँ 7 वर्ष से लापता होने का मतलब कि ये अनुमान लगा लेना कि उसकी मृत्यु हो गई है। इन 7 वर्षों के दौरान उसके बारे में कोई भी चीज सुनी नहीं गई। ठीक है, किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ पे है, कैसे है, तो वहां पे मतलब एक तरीके से गायब हो जाना, 7 वर्षों के लिए एकदम गायब हो जाना, कोई संदेश ही न मिले, कोई अनुमान ही न मिले कि वो जिंदा है कि मर गया है, तो वहां पे जो है पत्नी को या पति को अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो विवाह को अपने विच्छेद करा ले। ठीक है, लास्ट के 2 हैं न्यायिक पृथककरण और दाम्पत्य अधिकारों को पुनर्स्थापना। ठीक है, अगर न्यायिक पृथककरण की डिग्री अगर किसी ने प्राप्त कर ली है, जुडिशियल सेपरेशन डिग्री यहाँ पे प्राप्त कर ली है, और वो 1 वर्ष तक जो है उसने सहवास को अपना पुनः प्रारंभ नहीं किया, तो वहां पे जो है अधिकार प्राप्त हो जाता है डाइवोर्स का। ठीक है, और दाम्पत्य अधिकारों की भी डिग्री पुनर्स्थापन प्राप्त हो जाने पे, अगर दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की डिग्री का पालन न हो, मतलब कि न्यायालय ने कह दिया कि आप लोग साथ रहिए और वहां पे दूसरा पक्ष 1 साल तक उसके साथ नहीं रहता है, तो वहां पे भी अधिकार प्राप्त हो जाता है कि डाइवोर्स ले ले। ठीक है, अगला क्या है, इसमें केस देख लेते हैं, श्री देवी वर्सेस वर्धा राजन। ठीक है, इस केस में यह था कि जुडिशियल न्यायिक पृथककरण की डिग्री प्राप्त हो गई। ठीक है, न्यायिक पृथक डिग्री के प्राप्त होने के बाद जो है उसमें जो है पत्नी जो है उससे अलग रहने लगी। ठीक है, जब पत्नी अलग रहने लगी तो फिर जो है पति ने केस फाइल किया कि अब मुझसे 1 साल से अधिक दूर समय से अलग रह रही है, मुझको अब डाइवोर्स दे दिया जाए। तो पत्नी गई, यहाँ पे जुडिशियल सेपरेशन नहीं था, यहाँ पे विवाह की पुनर्स्थापना की डिग्री पारित हुई थी। तो इसमें विवाह की पुनर्स्थापना की डिग्री पारित होने के बाद भी जो है पत्नी जो है पति के पास नहीं गई। तो जब 1 साल तक पत्नी नहीं आई तो पति ने विवाह विच्छेद के लिए केस फाइल कर दिया, डाइवोर्स के लिए केस फाइल कर दिया। तो वहां पे जो है पत्नी जाके ये बोली वहां पे कोर्ट में कि पति जो है किसी दूसरी स्त्री के साथ रह रहा था, इसलिए जो है मैं उसके पास नहीं गई। तो न्यायालय ने यह माना कि जिस समय हमने आपको जुडिशियल न्यायिक क्या बोलते हैं उसको, दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की डिग्री जिस समय पारित की, वहां पे ये ग्राउंड नहीं उठाया गया कि ये दूसरे स्त्री के साथ रह रहा है। ठीक है, तो इसके आधार पे जो है हम ये नहीं मानेंगे कि आप, ये कोई आधार नहीं कि आप इसलिए उसके पास नहीं गए क्योंकि वहां पे जो है
और वो किसी और स्त्री के साथ रह रहा था, क्योंकि ये जो है आपने पिछले वाद में जो है इस चीज को नहीं उठाया था। ठीक है, मतलब कि जब दाम्पत्य अधिकारों की डिग्री पारित की गई तो वहां पे आपने उन तथ्यों को नहीं उठाया कि वो किसी दूसरी स्त्री के साथ रह रहा है इसलिए मुझे उसके साथ नहीं जाना है। तो वहां पे न्यायालय ने क्या किया, पति के तर्कों को स्वीकार करते हुए विवाह विच्छेद की डिग्री प्रदान कर दी। ठीक है, मतलब पति को डाइवोर्स मिल गया। अब जो मैटर है 1 वर्ष की अवधि, ठीक है, दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन हो या पुनर्स्थापन या फिर न्यायिक पृथक्करण हो, तो 1 साल की डिग्री कब मानी जाएगी, कब उसको हम मानेंगे कि 1 साल की अवधि कहां से शुरू होगी? तो 1 साल की अवधि वहां से शुरू होगी जो निचली अदालत ने जिस दिन जजमेंट दिया है। ठीक है, जिस दिन निचली अदालत की डिग्री पारित हुई है उस दिन माना जाएगा कि वहां से, न कि अपीली न्यायालय का। ठीक है, हम निचली अदालत ने डिग्री दिया फिर आपने अपील किया, तो जिस दिन निचली अदालत ने डिग्री दिया है वहां से माना जाएगा एक वर्ष, न कि अपीली न्यायालय का। ठीक है, समझ गए? तो ये केस है राजेंद्र वर्सेस अनिल। ये केस है राजेंद्र वर्सेस अनिल, 1993 का केस है, दिल्ली हाई कोर्ट का केस है। इसमें कोर्ट में जो इस केस में जो है कोर्ट ने कहा, दिल्ली हाई कोर्ट के केस ने कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वो 1 वर्ष की गणना वहां से होगी जहां जिस दिन निचली अदालत ने जो है विवाह पुनः न्यायिक पृथक्करण की डिग्री या दाम्पत्य अधिकारों की डिग्री को पारित किया है। ठीक है, अब हम उन आधारों को पढ़ते हैं जो केवल पत्नी को प्राप्त अधिकार है। ठीक है, 13(2) में जो केवल पत्नी को मिले हुए 4 अधिकार प्राप्त हैं, अब हम उन अधिकारों को पढ़ते हैं। अब हम उन आधारों को देखना प्रारंभ करते हैं जो आधार डाइवोर्स के लिए केवल पत्नी को प्राप्त है। ठीक है, तो सेक्शन 13 का सब क्लास 2 जो है बताता है कि वो इसमें 4 आधार हैं जो केवल पत्नी को प्राप्त हैं डाइवोर्स देने के लिए। ठीक है, तो आप देखिए कौन कौन से आधार हैं। ठीक है, पहला क्या है, पति द्वारा दूसरा विवाह कर लेना। अगर किसी महिला का जो है पति अगर दूसरा विवाह अगर कर लेता है तो उस महिला को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो अपने विवाह को भंग करा ले। ठीक है, तो अनदर मैरिज बाय द हस्बैंड। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि अगर इस अधिकार का प्रयोग अगर महिला करती है तो सबसे पहले जरूरी है कि पहले वाली शादी जो हुई है वो वैध शादी थी कि नहीं। ठीक है, मतलब कि इस आधार पे तभी केस फाइल किया जा सकता है जब पहले वाली महिला जो है इसकी वैध पत्नी हो। ठीक है, और इसने भी जो है जो पति है इसने जो है दूसरी महिला के साथ जो है शादी किया है, इसकी भी पुष्टि हो। ठीक है, तब यह ग्राउंड प्राप्त होता है कि किसी महिला को जो है उसको दूसरे विवाह होने के आधार पे जो है अपने पति से डाइवोर्स ले ले। दूसरा आधार क्या है, पति द्वारा अप्राकृतिक मैथुन का अपराध। ठीक है, आईपीसी का सेक्शन 377 के बारे में जानते होंगे जहां पे अप्राकृतिक मैथुन के बारे में बताया गया है। ठीक है, अप्राकृतिक मैथुन मतलब अननेचुरल सेक्स, मतलब कि उस तरीके का इस्तेमाल करना जो भी अब एक पति पत्नी के लिए जो है प्राकृतिक तरीका ना हो। ठीक है, यहाँ पे आप इसको एनल सेक्स भी इसको मान सकते हैं प्राकृतिक है, या फिर ओरल सेक्स को भी अननेचुरल सेक्स मान सकते हैं। उन तमाम संसाधनों का इस्तेमाल करना जो प्रकृति के नियम के खिलाफ हो। ठीक है, उसको जो है हम अननेचुरल सेक्स मानते हैं। या तो फिर हिंसात्मक सेक्स करना, ठीक है, पशुगमन करना, इस तरीके से जैसे जानवर एक ऐसी एक्टिविटी जो हिंसक एक्टिविटी हो। ठीक है, वहां पे जो है पत्नी को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो अपने पति से डाइवोर्स ले सकती है। ठीक है, तो आईपीसी के सेक्शन 377 में जो भी बताया गया है अननेचुरल सेक्स के बारे में, अगर उस तरीके का सेक्स जो है पति अपने पत्नी के साथ करता है तो वहां पे पत्नी को यह अधिकार प्राप्त है कि वो अपने पति से डाइवोर्स ले ले। थर्ड क्या है, भरण पोषण की डिग्री। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 का सेक्शन 18 या फिर सीआरपीसी का सेक्शन 125 के तहत अगर जो पत्नी को भरण पोषण प्राप्त है और वो इस भरण पोषण के दौरान 1 साल तक जो है अपने पति से किसी भी तरीके का संबंध नहीं रखती है या सहवास नहीं करती है, तो वहां पे पत्नी को अधिकार प्राप्त होता है कि वो अपने पति से जो है डाइवोर्स ले ले। लास्ट अधिकार है ये पत्नी को यौवन विकल्प।
अगर कोई भी ऐसी महिला जिसका विवाह जो है 15 वर्ष के पूर्व हुआ हो और वो 15 वर्ष होने के बाद और 18 वर्ष के पहले जो है अपने विवाह को जो है नकार देती है, तो उसको अधिकार ये प्राप्त होता है कि वो जो है डाइवोर्स ले ले। ठीक है, मतलब ऐसी किसी महिला का विवाह जो जिसका बाल विवाह के शिकार हो गई है, अगर उसकी एज जो है 15 वर्ष की होती है उसके बाद और 18 वर्ष के पहले, ठीक है, मतलब 18 वर्ष के बाद भी अगर वो अपने विवाह को चालू रखती है तो उसके विवाह जो है वैलिड विवाह माना जाएगा, उसको यह अधिकार नहीं प्राप्त होगा। वो 18 वर्ष के होने के पूर्व जो है अपने विवाह को नकार दे तो वहां पर उसको यह अधिकार प्राप्त होता है कि वो इस आधार पर जो है डाइवोर्स ले ले। ठीक है, इसमें एक केस है बथुला इलियाही वर्सेस बथुला देवम्मा, ये 1981 का केस है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का। इस केस में जो है महिला ने जो है जब वो 15 साल की हुई तो उसने अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसको लगता था कि पति के साथ रहना संभव नहीं है, वो इस प्रवृत्ति का है। और लेकिन जो है उसने जो है केस फाइल किया 18 ईयर होने के बाद, जब उसको इस एक्ट के बारे में पता चला तो उसने केस फाइल किया। तो यहां पे हाई कोर्ट ने माना कि उसने जो है 15 साल के बाद जो है शादी के तथ्यों को नकार दिया था, शादी को उसने अस्वीकार कर दिया था। और यहाँ पे जो है परिस्थितियों को देखते हुए जो विलंब हुआ है उसमें जो है हम उसको मुक्ति दे सकते हैं। वो 18 साल के बाद जो भी केस फाइल करके डाइवोर्स ले सकती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है। वो या फिर कहीं उसको नहीं पता था, वो अलग तो रह ही रही थी, उसने शादी को 18 साल के पहले नकार ही दिया था, बस उसने डाइवोर्स नहीं फाइल किया था। तो कोर्ट ने माना कि उसको यह अधिकार प्राप्त है कि 18 ईयर के बाद भी जो है डाइवोर्स फाइल कर सकती है। अब जो है सेक्शन 13 जो आपका पूरा कंप्लीट हुआ। सेक्शन 13 के कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसे प्रोविजन भी है जो डाइवोर्स से रिलेटेड, उनको भी देख लेते हैं। जैसे सेक्शन 14 क्या है? नो पिटिशन फॉर डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। मतलब ये सेक्शन बोलता है कि कोई भी पिटिशन जो है फाइल नहीं किया जाएगा विवाह होने के 1 वर्ष के पहले। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद बताया गया। अपवाद क्या है कि असाधारण कष्ट भोगना, मतलब कि याचिकाकर्ता इतना असाधारण कष्ट भोग रहा है कि साथ रहना संभव नहीं है, तब वहां पे न्यायालय ये देखेगा कि हाँ यहाँ पे साथ रहना संभव नहीं है तो इसको जो है दे दिया। मतलब कि इतना ज्यादा वहां पे उसको खतरा है या बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहा है, या फिर संभावना ये है कि उसको मार डाला जाएगा या फिर उसको खाना पीना नहीं दिया जा रहा है, इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो सुसाइड कर ले, मतलब रहना ही असंभव हो जाए, तो 1 साल के पहले भी जो है केस फाइल किया सकता है। इसमें न्यायालय का विवेकाधिकार है, न्यायालय उन तथ्यों को जांचेगी, देखेगी, उसके बाद जो है डिसीजन देगी कि 1 साल के पहले इनको तलाक दे दिया जाए। ठीक है, ये विषम परिस्थिति है, तो इसमें तलाक मिलना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि इसमें बहुत ही फैक्ट को प्रूव करना पड़ता है कि वास्तव में जो है याचिकाकर्ता जो है असाधारण कष्ट भोग रहा है। ठीक है, और सेक्शन 15 फिर देख रहे हैं। सेक्शन 15 कहता है डाइवोर्स पर्सन व्हेन मैरी अगेन, मतलब कि एक डाइवोर्स लिया हुआ आदमी जो है कब शादी कर सकता है। तो सेक्शन 15 ये बताता है कि डाइवोर्स लिया हुआ व्यक्ति शादी तभी कर सकता है जब उस डाइवोर्स की डिग्री के बाद जो है उसके अपील का अधिकार न हो, या फिर उसका अगर अपील का अधिकार है तो उसने जो अपील किया है वो रद्द हो गई हो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि वो सभी तमाम अनुतोष जो उसने अब अप्लाई कर लिया है और उसके बाद जो है ये फाइनल है कि अब उसको डाइवोर्स रहेगा ही, अब उसको कोई डाइवोर्स उसका कैंसिल नहीं हो सकता है कि ना तो अपीलिंग कोर्ट में या फिर कहीं पे, तब वो जो है दूसरा शादी कर ले सकता है। क्या कह रहा है ये सेक्शन ये कह रहा है कि जब भी डाइवोर्स की डिग्री प्राप्त हो जाए तो वहां पे डिग्री जिसको मिली हुई डाइवोर्स की, वो उसको कोई अधिकार नहीं है अपील करने का, या फिर जो है अगर अपील करने का अधिकार है तो अपील निरस्त कर दी गई हो तो वो जो है दोबारा विवाह कर सकता है। ठीक है, अब डाइवोर्स की भी टोटल लगभग चीजें क्लियर हो गई हैं। हम जो है अब अगले सेक्शन को पढ़ेंगे जिसमें जो है मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे और जो है ज्यूरिडिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
अब जो है ये प्रोविजन लगभग सेक्शन 13 का कंप्लीट हो गया।